नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस से जुड़ा ये बड़ा मामला है। बड़ी अपडेट है। मुख्य आरोपी आनंद गिरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर आनंद गिरी को फिलहाल जेल से रिहा किया जाना ठीक नहीं है और इसी कारण को बताते हुए हाईकोर्ट ने ये बड़ा झटका दिया है। आनंद गिरी को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपके सामने। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस से जुड़ा ये मामला के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि मौजूदा जो हालात है, जो परिस्थितियां बनी है, उसके मद्देनजर उनको ध्यान में रखते हुए आनंद गिरी को फिलहाल जेल से रिहा करना ठीक नहीं होगा और ये कारण बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर। कोर्ट से जमानत का इंतजार आनंद गिरी को, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि झटका लगा है। जो जमानत अर्जी लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस से जुड़ा हुआ ये मामला और इसी मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये बताया है कि मौजूदा परिस्थितियों में कोर्ट जेल से रिहा करना ठीक नहीं है। ये बताते हुए कोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। चले इसी पर हमारे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। उनके साथ में वकील भी हैं। मोइन, जो जमानत अर्जी लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया और साथ में कोर्ट ने और क्या क्या टिप्पणी की है, जरा बताएं, वजह क्या बताया क्या? देखिए, आपको बता दें कि जो इस केस के मुख्य आरोपी थे आनंद गिरी, उनको आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि आनंद गिरी के जो वकील थे, जो उनके समर्थक थे, उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी और जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि आनंद गिरी ने जेल में अपने सामान तक पैक कर लिए थे और उन्हें उम्मीद थी कि अगर आज जमानत मिल जाएगी तो 2 से 3 दिन के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि जो जमानत अर्जी खारिज की गई है उसके पीछे आधार क्या है और क्या ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के, ये तो तब पता चलेगा जब डिटेल्स जजमेंट आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पोर्शन प्रोनाउंस किया है उसमें यही किया है कि ये फिट केस नहीं है जमानत देने के लिए। इस केस से जुड़े हुए वकील नीरज तिवारी और उमा शंकर द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से हम इन लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जान लेते हैं। बताइए, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? ये आनंद गिरी के जमानत प्रार्थना पत्र को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने इस प्रकरण को माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह जी को नामित और संदर्भित किया था, जिस पर काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी। यह कहने में संकोच नहीं है कि तमाम आदेशों के बाद भी सीबीआई जो है कि इस प्रकरण को टाल मटोल करती रही। अंत में 2 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि अगर 7 तारीख को जो है कि सीबीआई की तरफ से उनके अधिवक्ता बहस नहीं करेंगे तो मजबूर होकर मुझे इस प्रकरण का निस्तारण करना पड़ेगा। 7 तारीख को सीबीआई के तरफ से लखनऊ से अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह जी आए हुए थे। उनको सुनने के पश्चात माननीय न्यायमूर्ति ने वादी मुकदमा अमरगिरी और पवन महाराज की तरफ से हमें भी सुना और मैंने उनके अपने जो वकील की तरफ से प्रथम सूचना। आज क्या कुछ कहा कोर्ट ने? आज कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि समस्त तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ये जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन है और उसे निरस्त किया जाता है और डिटेल जजमेंट के लिए पहले अब अपलोड होने के बाद ही हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे कि माननीय न्यायमूर्ति ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने या जमानत न देने में क्या जो है कि। द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीआई इस केस में बहस करने से भाग रही थी, एक ही दिन बहस किया, वो जीत गई, आप लोग 9 महीने से कवायद कर रहे थे, हार गए। ऐसा है कि इसमें सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे श्री ज्ञान प्रकाश जी, उनको एक डेट बिल्कुल ठीक है मोइन। आनंद गिरी और साथ में उनके वकीलों को भी पूरी उम्मीद थी कि आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। ये बड़ा झटका है आनंद गिरी के लिए, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे केस में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए मोइन।
एक और बड़ी खबर है, आपको रूबरू करवा दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सपा के 24 विधायक भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, सूत्र ये बता रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर। कन्नौज या फिर मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश, ये जानकारी है सूत्रों के हवाले से। मैनपुरी जिले की करहल सीट से इस वक्त विधायक है अखिलेश यादव, ये आप जानते हैं। और विधायकी के चलते ही उन्होंने लोकसभा के सांसद पद से इस्तीफा भी दिया था। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव 2024 में अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। सपा के 24 विधायक भी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ये बड़ी खबर अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव के साथ में खबर ये है कि सपा के 24 विधायक भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। चलिए और जानकारी लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 24वीं लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और यानी लोकसभा का रुख कर सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी अखिलेश यादव की तैयारी है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज या मैनपुरी की वो सीट हो सकती है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। हमने कन्नौज में कुछ लोगों को फ़ोन किया जो पार्टी के बहुत विश्वस्त लोग हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग तो चाह ही रहे हैं। हम लोगों ने तो उनसे कहा भी है कि आप यहीं से चुनाव लड़िए। और जब अखिलेश यादव अभी हाल ही में कन्नौज गए थे तब भी पार्टी के जो वहाँ सीनियर लोग हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अखिलेश जी आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लोकसभा का चुनाव लड़िए। फिर हमने पार्टी के कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश जी लोकसभा का चुनाव अगर लड़ेंगे तो कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। जिस सीट से वो लड़ेंगे उसके आसपास की 1-2 सीटों पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा और इसीलिए अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली सूत्रों से वो 2024 का लोकसभा का चुनाव या तो कन्नौज की सीट पर लड़ेंगे या फिर मैनपुरी से लड़ सकते हैं। मैनपुरी सीट इसलिए क्योंकि अब देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उम्र ज़्यादा हो गई है और ऐसे में हो सकता है कि उस सीट पर भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय मानकर चलिए कि अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो कैंडिडेट होंगे। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, पार्टी की अगर हम बात करें 111 विधायक है, उनमें से 24 विधायक ऐसे हैं जिनका एक तरीके से हम कहें तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक जो सैद्धांतिक सहमति है पार्टी के भीतर वो भी बन चुकी है। ऐसे कुल 24 विधायक हैं जो लोकसभा का ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है। सांसद ना रहते हुए उन्होंने विधायकी को चुना तो ये कहा गया कि वो 24 नहीं बल्कि 27 की तैयारी में जुट गए हैं। वो दिल्ली नहीं बल्कि यूपी की तैयारी ही कर रहे हैं, लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो खबर मिलकर सामने आ रही है, जो खबर मिल रही है वो और उनके साथ में 24 विधायक भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। इसके जरिए, इसके द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी के और कार्यकर्ताओं को भी और साथ ही विपक्षी दलों को भी? देखिए, बिल्कुल हमने यही बात पूछा। हमने कहा भाई अभी तो वो लोकसभा के ही सदस्य थे, इस्तीफा दिया, जब विधायक चुने गए करहल से, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीति में देखिए संभावनाओं पर ही राजनीति होती है। अब उत्तर प्रदेश में तो सरकार अभी 27 तक नहीं बदलने वाली, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन है अखिलेश यादव, वही एक कुर्सी उनके पास है। पर अगर जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, सोरेन आएंगे, केजरीवाल आएंगे, ये सब अगर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो शायद अखिलेश यादव को भी ये लग रहा होगा, एक उम्मीद होगी, एक होप होगी कि शायद इस बार विपक्ष का जो मोर्चा है वो कुछ करेगा, यानी हो सकता है कि वो चुनौती ज़्यादा दे। और ऐसे में अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं और कुछ चेंज होता है तो शायद मौका मिलेगा ना। अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी खाली उत्तर प्रदेश में मिली हुई है, तो संभावनाओं की राजनीति है और इसीलिए लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात अब अखिलेश यादव की सामने आ रही है। और जहां हम अगर बात करें तो कन्नौज से कहा जा रहा है कि वहां से लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा हम कहते तो प्रेशर है कि अखिलेश यादव उस सीट पर आएँ और वहां से चुनाव
लड़ें। इतना ही नहीं, जो पार्टी के विधायक है, कोई 2 बार का, कोई 3 बार का जो विधायक है, ऐसे लोगों को भी पार्टी कह रही है कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ें, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें। कहीं ना कहीं इसे लेकर पार्टी के भीतर बातचीत भी हो चुकी है। तो ये आप मानकर चलिए कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी आपको उम्मीदवार बने नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, उन पर भी सहमति बन सकती है, क्योंकि लगातार अब मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी का आप सदस्यता अभियान देखिए, 15 सितंबर तक वो सदस्यता होनी है। 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का हो सकते हैं, उनको मैदान में भी उतारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव देखिए, उसकी तैयारी हर कोई कर रहा है, सभी दल कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर जो जानकारी मिल रही है, अब आने वाले वक्त में उसको लेकर क्या और डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं, क्या और पुख्ता जानकारी मिलती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के। और अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर की तस्वीरें। गोरखपुर में एक्टिवा से सड़क पर जा रहे छात्र की डंपर से कुचलकर मौत हो गई है, हादसे की खबर है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आपको हम दिखाते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी या फिर कह लीजिए थोड़ी सी लापरवाही किस तरीके से जान पर बनाती है, ये आप देख लीजिए। छात्र को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। गोरखपुर की ये तस्वीर है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए कहा जाता है थोड़ी सी आपसे चूक हो जाती है, आपसे लापरवाही हो जाती है, तो इस तरीके से आपकी जान भी जा सकती है। ये सबक है, ये तस्वीरें सभी को सावधान करने वाली ये तस्वीर है गोरखपुर की, जहां पर एक थोड़ी सी चूक आपकी, एक थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। बेहद डरावनी ये तस्वीर। एक्टिवा से सड़क पर जा रहे छात्र की डंपर से कुचल करके मौत हो गई है और इस तरीके से ये हादसा यहाँ पर हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और थोड़ी सी जल्दबाजी में युवक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो जल्दबाजी, थोड़ी सी उसकी लापरवाही, थोड़ी सी उसकी चूक उसकी जान पर बनाई। ये कहा जा रहा है कि छात्र की जिंदगी से उसको हाथ धोना पड़ गया। छात्र के मौत की खबर है, उसकी जान चली गई। दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ। ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डंपर से कुचल करके छात्र की जान चली गई, छात्र की मौत हो गई। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में एक और होटल पर कार्रवाई हुई है। एक और होटल को सील कर दिया गया है। होटल SSJ इंटरनेशनल इसका नाम बताया जा रहा है, जिस पर सीलिंग वाली कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण की शिकायत थी और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, एक और होटल पर कार्रवाई हुई, एक और होटल को सील किया गया और इस होटल का नाम है SSJ इंटरनेशनल, जिसको सील कर दिया गया है। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद ये सीलिंग वाली कार्रवाई हुई है। होटल को सील कर दिया गया। 4 साल पहले नाके के जिस होटल में अग्निकांड के बाद कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद में SSJ इंटरनेशनल होटल को भी जमींदोज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से वो होटल तैयार होकर खड़ा हो गया और उसके बाद जब इस मामले को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से उठाया तो अब जाकर LDA की नींद खुली और LDA ने इस होटल को सील कराया है। अभी यहाँ पर LDA की टीम पहुंची और उसने इस होटल को SSJ इंटरनेशनल जो है उसको सील किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये होटल जमींदोज किया गया था, उसके बाद में ये होटल इतना बड़ा 4 मंजिला रातों रात नहीं बना होगा, बल्कि समय लगा होगा इसको तैयार होने में। तब आखिर LDA के लोग कहाँ थे, LDA के इंजीनियर, LDA के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे, वो यहाँ क्यों नहीं आए थे। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ पर। जब आज LDA की टीम पहुंची, प्रवर्तन दल पहुंचा, तो उसने यहाँ पर लिखा है साफ साफ 9 सितंबर 2022 को यह निर्माण LDA द्वारा सील किया गया है। पट्टी लगा दी गई है, यह निर्माण अवैध है, LDA द्वारा सील किया गया है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं, यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसके ऊपर इस होटल की जो मालिक हैं उनके नाम लिखे हैं, श्रीमती सरिता रानी जायसवाल और श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल, भू संख्या 4646A, और उसके बाद पता, और आगे लिखा है साफ तौर पर कि जो इसका स्वीकृत मानचित्र है, जो कि परमिट संख्या है 30,101, ये 23 दिसंबर 2010 के जो परमिट दिया गया था उसके विपरीत आवासीय भू उपयोग की जगह व्यावसायिक होटल का निर्माण किया गया यहाँ पर, जिसके चलते इसको सील किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने दिन तक आखिर LDA कहाँ सोया हुआ था। अब जब लेवाना होटल में अग्निकांड का मामला हुआ, उसके बाद तमाम और शासन प्रशासन एक्टिव हुआ, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एबीपी गंगा ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर LDA की टीम यहाँ पर पहुंची और इसे सील किया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश चतुरा, एबीपी गंगा। सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में CM योगी की मौजूदगी है, वो अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।
उद्बोधन आप सबको सुनने को प्राप्त हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री त्रिभुवन राम जी, श्री अशोक धवन जी, श्री सुनील पटेल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और प्रभारी श्री लक्ष्मणाचार्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, जिलाध्यक्ष श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, संतोष सिंह पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के उस सार्वजनिक कार्यप्रणाली पर आधारित इस पुस्तक को विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मोदी @20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सकें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज इस दावे के साथ कहा जा सकता है। तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय
भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। भारत को यह गौरव तब प्राप्त हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बनने का अवसर, आजादी के इन 75 वर्षों को और इस उत्सव के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इस सभागार में हो या इस प्रदेश में, इस देश में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई सरकारी आयोजन इस उत्साह, इस उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अनेक आयोजन थे, लेकिन उसमें से एक आयोजन हर घर तिरंगा भी था। हर घर पर तिरंगा लहराया गया था। सरकारी आयोजन हो या सरकारी कार्यक्रम, जन सरोकार उसके साथ कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका एक प्रमाण रहा है। तो मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद उनका संबोधन आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।